तो वेलकम करता हूँ फिर से सभी को एक और मज़ेदार वीडियो में। यह वीडियो है एक नए चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चीज़ क्या है? ठीक है, तो भाई ये न्यू चैप्टर है, आपका क्लास 10 में एक नया इंट्रोडक्शन करवाया गया है, जस्ट लाइक ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री, ओके, क्योंकि नया चैप्टर है भाई क्लास 10 में, क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो थे वो आपने क्लास 9, 8, 7, 6 में पढ़ के रखा होगा, है ना। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री और ये चैप्टर जो है नए नए चैप्टर्स है, तो इनको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है। तो पहले कि मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले आपको कुछ बातें, बेसिक सी बातें आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। क्या? सबसे पहले सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज़ ए सीक्वेंस? क्योंकि बिना सीक्वेंस के आपको प्रोग्रेशन क्या है और एरिथमेटिक की प्रोग्रेशन क्या है भाई, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीक्वेंस क्या है ये आपको पहले थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज़ अ सीक्वेंस? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। ओके, तो ये है इसका डेफिनेशन। तो भाई इस डेफिनेशन से तो हमें कुछ समझ में थोड़ा मतलब ज़्यादा कुछ आ तो नहीं रहा है। एक्चुअली मैं डेफिनेशन क्या मीन करना चाहता है समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूँ भाई कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते चलता रहा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 14 के बाद वाला नंबर क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि 14 के बाद वाला नंबर क्या हो सकता है? तो तुम बोलोगे भाई हाँ बता सकते हैं, 16 होगा। ठीक है, अभी सोचो तुम कैसे बता पाए कि ये 16 होने वाला है? मतलब तुमने कुछ पैटर्न नोटिस किया होगा इसमें, है या नहीं बताओ, हाँ या नहीं बताओ। तुमने कुछ पैटर्न नोटिस किया होगा इसमें, जिससे कि तुम एकदम श्योर होकर बोल दिया है तुमने कि ये 16 होगा नेक्स्ट वाला, ओके, और तुम सही भी हो। मतलब तुमने कुछ पैटर्न नोटिस किया होगा इसमें तुमने कुछ इस अरेंजमेंट में तुमने कुछ पैटर्न नोटिस किया होगा, और तभी तो तुम बोल पाए कि भाई अगला नंबर 16 होगा, और 16 का अगला होगा 18, 18 का अगला होगा 20। ओके, तो सीक्वेंस भी वही होता है। सीक्वेंस मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सम रूल। और डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा अभी के लिए नॉलेज में रखो कि सीक्वेंस मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसका तुम्हें पैटर्न पता हो, जो कि एक डेफिनेट पैटर्न में हो, कुछ पैटर्न बना रहा हो, ओके, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि तुमने अभी बताया कि भाई तुमने 14 के बाद वाला नंबर तुमको 16 पता है, मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस हुआ? बिकॉज सीक्वेंस मतलब ऐसा एक अरेंजमेंट जिसका पैटर्न पता हो तुम्हें, ओके। अब तुम अगर मैं तुमको और एक दे दूँ, सपोज 2, 1, 3, फिर 7, फिर 11, फिर 16, फिर 18, फिर अगर मैं 23 दे दूँ, 27 दे दूँ, तो क्या तुम बता सकते हो 27 के बाद वाला नंबर क्या होगा? कैन यू गेस इट? नहीं, तुम्हें बता नहीं सकोगे, बिकॉज तुमने कुछ पैटर्न यहाँ पर नोटिस किया ही नहीं, ठीक है, तुमने यहाँ पर कुछ पैटर्न नोटिस नहीं किया, ओके। तो ये अपना सीक्वेंस नहीं होने वाला, ओके। तो सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस मतलब ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर तुमको एक डेफिनेट पैटर्न देखने को मिले, ठीक है, नंबर्स का, ओके। तो अभी देखो ये है जो है इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। अभी किसका सीक्वेंस है ये? तुम गौर से देखोगे तो ये इवन नंबर का सीक्वेंस है, इवन नंबर सीक्वेंस, ठीक है। ये इवन नंबर से देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस मतलब भाई ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर का जिसका पैटर्न हमें पता होता है, और हम पैटर्न हम इसका अगला नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेता हूँ,
सपोज 1 3 5 7 9 11 13 15 17। क्या मुझे बता सकते हो 17 के बाद वाला नंबर क्या होगा? तो तुम बोलोगे भाई आसान है, 17 का बाद वाला नंबर 19 होगा। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला भाई? तुमको पता कैसे चला? मतलब ज़रूर तुमने कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर नोटिस किया होगा इस अरेंजमेंट में। और जब तुमने पैटर्न नोटिस किया है मतलब दिस इज़ नथिंग बट ए सीक्वेंस। अब तुमने कैसा पैटर्न नोटिस किया होगा? देखा भाई तुमने कि भाई 1 में 2 प्लस किया तो 3 मिला, फिर 3 में 2 प्लस किया तो 5 मिला, फिर 5 में 2 प्लस किया तो 7 मिला। मतलब तुम 17 में जब तुम +2 करोगे तुमको 19 मिलेगा। तो ऐसा कुछ पैटर्न तुमने देखा होगा शायद, ठीक है, तुमने नोटिस किया होगा। तो तभी तुम बोल पाए भाई हाँ इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो 19 होगा, इसके बाद वाला 21 होगा, इसके बाद वाला 23 होगा। ठीक है, मतलब तुमने कुछ ना कुछ पैटर्न नोटिस किया। और जब तुम कुछ पैटर्न नोटिस करोगे तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे सीक्वेंस। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये किसका सीक्वेंस है भाई? अरे ये तो हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस है। ऑड नंबर सीक्वेंस है ये, ऑड नंबर का सीक्वेंस है ये। ओके, एक और देता हूँ आपको। सपोज 1 4 9 16 25 36 49। चलो, क्या तुम बता सकते हो इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? 49 के बाद वाला नंबर क्या होने वाला है? क्या तुम बता सकते हो? कैन यू गेस इट? क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो इसका बाद वाला नंबर क्या हो सकता है? तो आई होप तुम बता सकते हो। इसका बाद वाला नंबर होगा 64। कैसे? ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो बाद वाला नंबर क्या होगा? इसके बाद वाला 8 का स्क्वायर, मतलब 64। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिला, अगर तुम्हारे आँखों में ये पैटर्न दिखा, मतलब ये सीक्वेंस है भाई। ये अरेंजमेंट जो है ये सीक्वेंस कहलाता है। अगर तुमको कुछ पैटर्न दिखने को मिलता है इस अरेंजमेंट में। अभी ये किसका अरेंजमेंट है? ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ गया क्या है? सीक्वेंस मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जो एक पार्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न में होता है। तुम पैटर्न को नोटिस कर पाते हो और उसको लिखा जाता है कुछ सर्टेन रूल के हिसाब से। जैसे कि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के रूल के हिसाब से लिखा गया, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के रूल के हिसाब से लिखा गया, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो इसके रूल के मुताबिक इसको लिखा गया है। ओके, तो सीक्वेंस क्या है क्लियर हो गया। वेरी नाइस। अब मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी एक सीक्वेंस लेता हूँ। सपोज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अपना सीक्वेंस है। ओके, क्यों सीक्वेंस है? बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, 3 इंटू 8। ओके, तो ये अपना कुछ पैटर्न में जा रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हुआ। अब देखो सीक्वेंस के इस नंबर्स को कुछ नया नाम दिया गया है। इन नंबर्स को कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इन नंबर्स को कहा गया है टर्म्स। क्या बोला गया है इन नंबर्स को? हर एक नंबर को बोला गया है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के नंबर्स को कहा जाता है टर्म्स। ठीक है, तो कुछ अलग सा नाम दिया गया है। ठीक है, नंबर्स नहीं कहा गया भाई, नंबर्स तो फीका पड़ गया भाई, नंबर कितना बोलोगे, इसलिए टर्म्स का एक नया इसका निक नेम दिया गया है, टर्म। ओके, निक नेम नहीं मतलब डिनोट किया गया है इसको टर्म से। ओके, अच्छा, तो इसको कुछ नामकरण किया गया है टर्म। अच्छा, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स। ओके, अब देखो इसको हम क्या कहेंगे? ये टर्म है, लेकिन कैसा टर्म है? ये सबसे पहला टर्म है, जिसको हम क्या फर्स्ट टर्म नहीं कह सकते? क्या ज़रूर कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ओके, 3 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। 6 को क्या कहेंगे? 6 2 नंबर पे सेकंड में है, तो इसको हम कहेंगे भाई सेकंड टर्म। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। 9 को क्या कहेंगे भाई? थर्ड टर्म। फिर 12 को क्या कहेंगे भाई? फोर्थ टर्म। इसको क्या कहेंगे भाई? फिफ्थ टर्म।
ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई। 18 को कहेंगे सिक्स्थ टर्म, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहला जो टर्म है इस सीक्वेंस का उसको फर्स्ट टर्म, इसके बाद वाला सेकंड, इसके बाद वाला थर्ड, इसके बाद वाला फोर्थ, इसके बाद वाला फिफ्थ, इसके बाद वाला सिक्स्थ, ऐसे करते करते चलता जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे कोई डाउट होगा भी नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें हैं, है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से या फिर A1 से। ओके, ए से भी डिनोट किया जाता है, A1 से भी डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकंड टर्म को डिनोट किया जाता है A2 से, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, आपको समझ में आ ही रहा होगा। फर्स्ट टर्म है इसलिए A1, सेकंड टर्म है तो A2, तो थर्ड टर्म क्या होगा A3, तो थर्ड टर्म होगा अपना A3। समझ में आया? तो मुझे बताओ फोर्थ टर्म क्या होगा? तो बोलोगे भाई आसान है, A4 होगा। अच्छा मुझे बता सकते हो कि 100th टर्म क्या होगा? 100th टर्म क्या होगा? अरे भाई आसान है, A100 होगा, ठीक है। सिंपल ही तो है, कुछ टफ नहीं है इसमें, सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ तुम बताओ 49th टर्म क्या होगा? तुम बोलोगे भाई आसान है भाई, बच्चे भी कर लेंगे, A49 होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि फर्स्ट टर्म को क्या से डिनोट किया जाता है? कोई डाउट तो नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आसान है भाई, आसान है। अभी समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट टर्म का मतलब समझते, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है, जो टर्म है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। भाई कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला? तो मैंने फर्स्ट पोजीशन में जो बंदा है, जो नंबर है, वो फर्स्ट टर्म है। तो अगर मैं बोलूँ कि 100th टर्म, इसका मतलब जो 100th पोजीशन में है उसको हम कहेंगे 100th टर्म। अच्छा, तो लिख के रखो कि एग्जाम्पल लिखो। अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, कि मुझे बताओ भाई 50th टर्म क्या होगा? तो 50th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? बताओ कैसे डिनोट करेंगे? A50। ये तो क्लियर है। अभी 50th टर्म का मतलब क्या है? 50th टर्म का मतलब है कि द टर्म लाइंग एट द 50th पोजीशन, ठीक है। A50 या फिर 50th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस का मतलब होता है कि 50th पोजीशन में कौन सा टर्म है उसको हम कहेंगे 50th टर्म। अच्छा, तो 50th टर्म पे हम इसको कहेंगे 50 पोजीशन। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं भाई बताओ कि 70th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे? तुम बोलोगे भाई आसान है, A70 लिख दो। यस, यू आर राइट, A70। और इसका मतलब क्या? अगर पूछेगा इसका मतलब क्या है? अरे भाई आसान है, समझा दिया गया है मुझे। इसका मतलब है कि जो टर्म 70th पोजीशन में है उसको हम कहेंगे 70th टर्म, द टर्म लाइंग एट द 70th पोजीशन। ओके, ठीक है। क्लियर हुआ कि बताओ? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? 70th टर्म का सिंबल कैसा होगा? सिंबल होगा A70। और इसका मतलब क्या होगा? मतलब होगा भाई कि 70th पोजीशन में जो बंदा है, मतलब जो नंबर है या फिर जो टर्म है, उसको हम कहेंगे 70th टर्म। अच्छा, क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ, तुमने बोला कि 100th टर्म मतलब कि A100, 59th टर्म मतलब A59। तो अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म होगा तो क्या होगा, बता सकते हो? nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या होगा, बता सकते हो? इसका सिंबल कैसा होगा, बता सकते हो? तुम बोलोगे भाई सोचने दो ज़रा। अगर A100 हुआ तो 100 टर्म, मतलब 100 टर्म हुआ तो A के नीचे 100। अगर 100th टर्म हुआ तो A के नीचे 100 लिखा हमने। अगर 59th टर्म हुआ तो A के नीचे हमने 59 लिखा। और जब हमने फर्स्ट टर्म लिखा
तो हमने ए के नीचे 1 लिखा या फिर ए लिखा सिर्फ। और जब हमने थर्ड टर्म हुआ तब ए के नीचे 3 लिखा, मतलब जब nth टर्म होगा वो ए के नीचे n होगा, ठीक है। जो nth टर्म होगा वो ए के नीचे क्या होगा, n होगा। सिंबल समझ में आ गया, सिंबल क्लियर हो गया, कैसा सिंबल होगा, an, मतलब nth टर्म का, ठीक है। अभी कुछ कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में इसको tn भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा लिखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा an ही लिखो, ठीक है। tn लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी किताब में tn लिखा नहीं है, an से ही लिखा जाता है, तो मैं इसको an ही लिखूँगा, ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म को हम a लिख सकते हैं या फिर a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, फिफ्थ टर्म को a5, सिक्स्थ टर्म को a6, सेवन्थ टर्म को a7 और एट्थ टर्म को a8, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना ये। अच्छा, अब आते हैं फिर से nth टर्म पर। तो nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस होगा an। अच्छा मुझे बताओ, हमने 100th टर्म का मतलब क्या बताया था? तो बताया था भाई आपने कि भाई जो टर्म लाइंग एट द 100th पोजीशन, मतलब जो 100th पोजीशन में जो टर्म है उसको हम कहेंगे 100th टर्म। तो मुझे बताओ भाई कि nth टर्म का मतलब क्या होगा? सोचो nth टर्म का मतलब क्या होगा? तो अगर सोचा जाए, एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा द टर्म लाइंग एट द nth पोजीशन। अच्छा, समझ आ गया भाई, समझ आ गया। जैसे हमने पढ़ा था कि 100th टर्म का मतलब 100th पोजीशन में जो टर्म है उसका मतलब होता है ये 100th टर्म। मतलब nth टर्म का मतलब होगा कि nth पोजीशन में जो होगा, जो टर्म होगा उसको हम कहेंगे nth टर्म। अच्छा, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया कि मैंने बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। nth टर्म समझ में आ गया क्या? nth टर्म मतलब nth पोजीशन में जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं? nth टर्म कहते हैं। और इसको एक और नाम से डिनोट किया जाता है जो कि है जनरल टर्म ऑफ एन सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। इसको और एक नाम से भी डिनोट किया जाता है, जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो nth टर्म समझ में आ गया। nth टर्म मतलब क्या कि nth पोजीशन में जो टर्म है उसको हम कहेंगे nth टर्म। अच्छा भाई, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है भाई। अच्छा, एक और बात आपको याद रखना है, ये जो nth टर्म है इसमें क्षमता है, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस लिख देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसका भाई, an मतलब nth टर्म का, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि भाई ये किसी भी टर्म का वैल्यू हमें बता सकता है। इट कैन प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। मतलब कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास nth टर्म का वैल्यू पता है, अगर आपको nth टर्म का वैल्यू पता है तो उसका हेल्प लेकर आप a1 निकाल सकते हो, a2 निकाल सकते हो, a3 निकाल सकते हो, कब कुछ भी किसी भी टर्म का आप निकाल सकते हो वैल्यू, अगर आपके पास nth टर्म का वैल्यू पता हो तो। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपके पास nth टर्म का वैल्यू पता हो तो उसकी मदद से आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो, नो मैटर वो टर्म कितना ज़्यादा है। अगर आपके पास nth टर्म का वैल्यू है तो आप क्या बोलते हैं उसको, 1000th टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो, 9999999 का 9th टर्म का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो भाई आप, अगर आपके पास ये हथियार हो तो, ये ब्रह्मास्त्र हो तो आपके पास, ठीक है। आइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, आपका डाउट जो है उसको उड़न छू करते हैं, ठीक है। आइए, कहाँ है भाई क्वेश्चन, बताओ। ये रहा क्वेश्चन, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स of the sequence whose
nth टर्म का वैल्यू गिवन है 3n+2। बताओ भाई आंसर क्या होगा, बताओ बताओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। मैं आपको क्या बोला था, अगर आपके पास nth टर्म का वैल्यू हो तो आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर बोला फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब किस टर्म का वैल्यू निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालना है, सेकंड टर्म का वैल्यू निकालना है और थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना है। दिस आर द फर्स्ट 3 टर्म्स, इसका वैल्यू निकालना है आपको, है ना, इनका वैल्यू निकालना है आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर देता हूँ, कैसे सॉल्व करना है देखो। आपको nth टर्म गिवन है 3n+2, ठीक है, सिंपल है। आपको इसको n = 1 देना है, ठीक है। अच्छा भाई n1 देने से क्या होगा, n1 देने से आपका ये बन जाएगा a1, ठीक है। इस n के जगह पर 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने n का वैल्यू कितना लिया है 1, और किस लिए लिया है, ताकि आपको फर्स्ट टर्म मिल सके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको n हमेशा 1 देना पड़ेगा। इक्वल टू 3 × n का वैल्यू 1, तो n × 1 + 2, तो 3 × 1 3 + 2 5। ओके, अभी n का वैल्यू 2 दो, देने के बाद क्या होगा, a2 बन जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, तो ये जो n है ये 2 बन जाएगा अभी। ओके, तो इसके बाद इक्वल टू 3 × n, मतलब 2 + 2 6 + 2 8। ओके, फिर n = 3 दो, देने के बाद क्या बन जाएगा, ये थर्ड टर्म का वैल्यू है ये a3, इक्वल टू 3 × 3 + 2 9 + 2 11। बस यही तो निकालना था। हैंस a1 का वैल्यू है, a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू है 8, a3 का वैल्यू है 11 एंड दिस आर द आंसर। क्या क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर से समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा भाई कि मैंने n1 क्यों लिया है। भाई n1 लेने का ज़रूरत क्या है, बताओ मुझे, बताओ। a1, ओके, हम an लिखते हैं, ये a1 है, तो देखो n के जगह पर 1 है, n के जगह पर क्या है 1 है। तो जब n का वैल्यू हम 1 लेंगे तभी तो हमें a1 मिलेगा, और a1 क्या है अपना फर्स्ट टर्म, तो उसको एक्चुअली लिख दो भाई यहाँ पर a1, ठीक है, a1। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको a1 चाहिए होगा, मतलब n का वैल्यू आपको 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 3 × 1 + 2 5, ठीक है। ये तो फर्स्ट टर्म की बात गई। अभी सेकंड टर्म में आपको 2 चाहिए, तो an और a2, मतलब n की जगह पर अभी 2 है। ओके, तो n का वैल्यू 2 हुआ, तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद कैलकुलेशन करके हमें 8 मिला। अभी हमें थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म में n का वैल्यू 3 है, तो an, अभी n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a3। तो a3 का वैल्यू क्या होगा, 3 × n की जगह पर यहाँ पर भी 3 होगा, तो 9 + 2 11। क्लियर हुआ? तो ऐसे मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे नहीं बोला था कि भाई an का वैल्यू होने से आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास an मतलब nth टर्म का वैल्यू आपके पास है तो आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी टर्म का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स, इसलिए हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू ही निकाला है। अच्छा भाई समझ में आ गया, भाई समझ में आ गया, क्लियर तो हो गया है, थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो चुका है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन करवाता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फाइंड द 18th term of the sequence defined by an equal to n into n minus 3 divided by n plus 2, सॉरी n plus 4। बताओ भाई इसका आंसर कैसे लिखोगे, बताओ। बोला है कि भाई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म तुमको पता है, तुमको 18th टर्म निकालना है, कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। ट्राई करो, मैं स्टार्ट करूँ, करता हूँ, रुको। 18th टर्म बोला है तो n की जगह पर क्या होना चाहिए, 18th होना चाहिए। क्यों भाई, बिकॉज n की जगह पर 18th हुआ तो हमें क्या कौन सा टर्म मिलेगा, a18, और a18 का मतलब क्या होता है 18th टर्म, और हमें यही तो फाइंड करना था। ओके, तो जब a18 होगा
तो n की जगह भी 18 होगा, ये 18 होगा, ये भी 18 होगा। ओके, फिर हमारा 18 टर्म आ जाएगा। तो लिखो A18 क्या होगा। अच्छा पहले लिखो 18th टर्म। 18th टर्म इक्वल टू कैसे लिखते हैं सिंबल में, A18 इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 4। तो ये होगा 18 इंटू 11 सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 22। कैंसिल करो, ये 9 होगा, ये 11 होगा, तो ऊपर होगा 135 और नीचे होगा अपना 11, और यही है अपना 18th टर्म का वैल्यू। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ कि बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। हमें 18th टर्म निकालना था, तो हम यहाँ पर हमने कैसे निकाला था फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या लिखा था, n1 लिया था, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए हमने n2 लिया था, थर्ड टर्म के लिए हमने n3 लिया था। तो मुझे बताओ 18th टर्म के लिए हम n कितना लेंगे, 18 है नहीं, है या नहीं बताओ, हाँ या नहीं बताओ। तो 18th टर्म के लिए हम n को लेंगे 18। ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया। अरे भाई समझ में क्यों नहीं आएगा बताओ। हमने थर्ड टर्म के लिए हमने n का वैल्यू 3 लिया था, सेकेंड टर्म के लिए हमने n का वैल्यू कितना लिया था, 2 लिया था। तो इसका मतलब जितना जो टर्म हमें लेना है उसका वैल्यू हमें n में देना है। सेकेंड टर्म है तो हमें n का वैल्यू 2 लेना था, लिया हमने। थर्ड टर्म है तो 3 लिया। तो 18th टर्म होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, 18। तो n का वैल्यू जब 18 होगा तो इस n की जगह पर 18 बिठेगा, बिठाया। इस n की जगह पर 18 बिठेगा, बिठाया। इस वाले n की जगह पर 18 बिठेगा, यहाँ पर बिठाया। इस वाले n की जगह पर 18 बिठेगा, यहाँ पर बिठाया, और कैलकुलेट कर लिया, अपना आंसर आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम असली मुद्दे पर बात करते हैं। क्या मुद्दा है भाई? मुद्दा ये है कि प्रोग्रेशन क्या है। फिर हमने तो सीक्वेंस पढ़ लिया भाई, सीक्वेंस मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जिसका पैटर्न हमें पता चल जाता है, जब भी पैटर्न हम नोटिस कर पाते हैं, है ना। अच्छा अभी हम बात करेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, है ना। आइए प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन, अच्छा देखो, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, सीक्वेंस ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिनका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता। मतलब सीक्वेंस में तुमको nth टर्म जो है उसको निकालने का फॉर्मूला नहीं होता भाई। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ही नहीं होता, मतलब तुमको nth टर्म ऑलरेडी गिवन होगा, तुमको बाकी टर्म्स निकालना है। क्या समझे? कि सीक्वेंस में, या दिखाता हूँ, सीक्वेंस में तुमको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, ओके। और लेकिन प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला निकालने का, मतलब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अपने पास नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है, ओके ठीक है। तो यही कुछ मेन डिफरेंस है प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में। तो बहुत लोग सोचते हैं भाई प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही बात है, नहीं। सीक्वेंस में तुमको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता नहीं है, तुम nth टर्म निकाल ही नहीं सकते, nth टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके, और तुम बाकी का टर्म्स निकालोगे। लेकिन प्रोग्रेशन में तुम nth टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, नो मैटर तुमको दिया गया है या नहीं, ओके। आइए फिर प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, इसका ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो। प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस whose nth term formula can be obtained। तो अगर आप भूल गए हो भाई प्रोग्रेशन क्या है, तो ऐसे छोटा सा आपको कीवर्ड, मतलब कीवर्ड नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन, शॉर्ट हैंड डेफिनेशन है ये।
कि प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका nth टर्म तुम निकाल सकते हो, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अरे रुको भाई रुको, nth टर्म फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ मैं, पागल। nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके। डेफिनेशन का nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड मतलब nth टर्म फॉर्मूला contains nth टर्म फॉर्मूला। समझे? देखो फिर से समझाता हूँ। प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस ही होता है, लेकिन सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है प्रोग्रेशन कि जिसमें तुम nth टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड, और nth टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो मतलब क्या, कि तुम्हारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ना। तो इट कॉन्टेन्स nth टर्म फॉर्मूला। बस ऐसे आपको याद रखना है इसको। समझ में आया? समझ में आया प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? ठीक है, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आपको मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट हैंड डेफिनेशन ये है, आपको याद रखना है कैसे, कि भाई प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस है जिसका तुम nth टर्म निकाल सकते हो। और nth टर्म निकाल सकते हो मतलब क्या, कि तुम्हारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है प्रोग्रेशन में। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में nth टर्म तुम नहीं निकाल सकते, मतलब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं होता है। ओके, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बताओ? क्लियर हुआ क्या बताओ? क्लियर हुआ क्या बताओ? फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? आगे बढ़ूँ क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्रेशन का डेफिनेशन अभी हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ए प्रोग्रेशन is a special type of sequence, special type of sequence for which it's possible to obtain a formula for the nth टर्म। तो प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, मतलब एक बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीक्वेंस का स्पेशल फॉर्म है कह सकते हो, जिसमें ये मुमकिन है, क्या मुमकिन है, कि तुम्हें nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला तुमको मिलेगा या तुम निकाल सकते हो। तुम्हारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा या होता है। ओके, तो प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर विच इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। nth टर्म के लिए जो nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो तुम ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द arithmetic progression is the most commonly used sequence in maths with easy to understand formulas। तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, वो सबसे कॉमनली यूज्ड सीक्वेंस है पूरे मैथ्स का, और इसमें जो फॉर्मूलास हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये था प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन कैसा होता है? स्पेशल टाइप ऑफ। अब देखो, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको अभी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ। all progressions are sequences, but not all sequences are
प्रोग्रेशंस। भाई कुछ समझ में नहीं आया, क्या यार ये बोला भाई, प्रोग्रेशन सीक्वेंस नॉट और देखो दुनिया के जितने भी प्रोग्रेशंस हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस ही होते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है ना कि प्रोग्रेशन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। मतलब प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही होता है, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता। क्यों? बिकॉज सीक्वेंस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेशन में होता है। इसलिए नॉट ऑल सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेशंस, लेकिन प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस। ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि दुनिया का जितना भी प्रोग्रेशन है वो तो सीक्वेंस है, लेकिन दुनिया के जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो प्रोग्रेशंस नहीं है, क्योंकि सीक्वेंसेस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेशन में होता है, ओके। इसलिए नॉट ऑल सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेशंस, ओके। लेकिन प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, ओके। मतलब प्रोग्रेशन में भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जैसे आपको सीक्वेंस में मिलता है, ओके। चलिए फिर ये तो हो गया है। इसके बाद देखो प्रोग्रेशन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। मेनली 3 तरीके के होते हैं, देखो कैसे कैसे। इसके डिवीजन में आपको दिखा देता हूँ। प्रोग्रेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन दैट यू आर गोना रीड। लेकिन इस क्लास 10th में आपको सिर्फ एक ही तरीके का प्रोग्रेशन पढ़ने को मिलेगा, जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है हमारे चैप्टर का टाइटल, हेडिंग, ओके। तो 3 तरीके के प्रोग्रेशंस होते हैं भाई, क्या क्या? आइए भाई दिखाता हूँ, आइए। पहला है जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहा जाता है, एपी। फिर सेकंड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11 के 12 के सिलेबस में है, जिसको कहा जाता है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड है थोड़ा सा वेट, थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको एचपी भी कहा जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन 3 तरीके के होते हैं, क्या क्या? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन इस क्लास 10th में आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही आपको पढ़ना है, किसमें? क्लास 10th में, 10th स्टैंडर्ड में, ओके। तो आइए अभी एपी के बारे में जानते हैं। अभी से मैं कोई एपी बोलूँगा, बिकॉज भाई इतना लंबा नाम भाई बोलने का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। एपी इतना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भाई कितना लंबा नाम है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एपी, ठीक है। एपी का जो फुल फॉर्म है बहुत बड़ा है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म से आज काम चलाएंगे, हमेशा काम चलाएंगे इससे। तो देखो भाई एपी क्या है, डेफिनेशन देख लो भाई। इट्स अ सीक्वेंस, बोला था भाई दुनिया के जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं वो सीक्वेंस ही होते हैं। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द differences between every two consecutive integers, terms, क्या बोल रहा हूँ यार, terms are the same, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल करके दिखाऊंगा, अभी डेफिनेशन को समझो। इन दिस प्रोग्रेशन each term except the first term, each term except the first term is obtained
obtained by adding a fixed number to its previous term इसके बाद this fixed number is known as the common difference and it's denoted by small d। ठीक है भाई, इतना बड़ा नाम है कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ओके, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से या फिर A1 से। ओके, इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल ए या फिर A1। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन को पढ़ो समझो। AP एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर नंबर से सीक्वेंस होता है, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर जो हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, मतलब माइनस करने के बाद हमेशा आपको सेम वैल्यू ही मिलता है। बताऊँगा आपको, एग्जांपल देके बताऊँगा। इन दिस प्रोग्रेशन ईच टर्म, हर एक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हर एक टर्म except the first term is obtained by adding a fixed number to its previous term। मतलब इस प्रोग्रेशन में हर एक टर्म को पता है कैसे पाया जाता है, इसके प्रीवियस टर्म में सपोज A2, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बोला, A2 जो है उसको कैसे पाया जाता है पता है, उसके प्रीवियस टर्म। अच्छा मुझे बताओ A2 का पहला वाला टर्म क्या होता है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, उसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है, करने के बाद तुमको A2 मिलता है, और वो फिक्स्ड नंबर इज़ नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। ओके, तो A3 जो होगा वो कैसे मिलेगा तुमको, A3 का प्रीवियस टर्म जो A2 है उसमें एक फिक्स्ड नंबर जो कि एक कॉमन डिफरेंस D, उसको ऐड करने के बाद तुमको मिलेगा। ऐसे तुमको कोई भी टर्म मिलेगा। अगर मैं बोलूँ A100 तो तुमको A99 में एक फिक्स नंबर ऐड होगा, तब तुमको A100 मिलेगा। ओके, 100 टर्म मिलेगा। तो बताऊंगा ठीक से, देखो अब बोला है कि भाई द फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स नंबर होता है जो हमेशा ऐड होता है, इसको कॉमन डिफरेंस नाम दिया गया है, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको स्मॉल a से या फिर A1 से डिनोट किया जाता है। कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ कि दिखने में कैसा होता है AP, है ना। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ... ओके, अब देखो मुझे बताओ, क्या तुमको ये कुछ सीक्वेंस में दिख रहा है क्या? ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, तो तुम बता सकते हो कि इसका 18 के बाद तुमको 20 आने वाला है, तुम बता सकते हो क्योंकि तुमने एक पैटर्न नोटिस किया है। ओके, अब देखो गौर से, 2 में हमने जब 4 को ऐड किया, 2 में जब हमें 2 ऐड किया तो हमें 4 मिला। जब हमने 4 में 2 ऐड किया तो हमें 6 मिला। जब हमने 6 में 2 ऐड किया तो हमें 8 मिला। जब हमने 8 में 2 ऐड किया तो हमें 10 मिला। 10 में 2 ऐड किया 12 मिला। 12 में 14 ऐड किया, 12 में 2 ऐड किया तो 14 मिला। और जब 14 में 2 ऐड किया तो 16 मिला। और 16 में 2 ऐड किया तो 18 मिला। मतलब कि हर एक टर्म को पाने के लिए हमने इसको प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर से ऐड किया है। कितना? 2 से ऐड किया है। जैसे कि 4 पाने के लिए हमने इसके प्रीवियस टर्म जो कि 2 है उसमें 2 ऐड किया। फिर 6 पाने के लिए इसका प्रीवियस टर्म 4 में हमने फिर से 2 ऐड किया। मतलब एक फ़िक्स्ड नंबर हमेशा ऐड करना पड़ रहा है हमें, ताकि हमें एक नया टर्म मिले, इसका नेक्स्ट वाला टर्म मिले, है ना। अब देखो, अब मुझे बताओ कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कि एक ऐसा फिक्स्ड नंबर जो
हर एक टर्म को मतलब पाने के लिए, मतलब हर एक टर्म को निकालने के लिए उसके प्रीवियस टर्म में ऐड करा जा रहा था। तो देखो भाई, इसमें भी 2 ऐड करा जा रहा था, इसमें 2 2 2 करके ऐड करा जा रहा था। तो कॉमन डिफरेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 है, क्योंकि वो फिक्स्ड नंबर है अपना 2। हम 2 ऐड करते जा रहे हैं और हमें नया नया टर्म मिलता जा रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 2 है। लेकिन कॉमन डिफरेंस तो भाई ये 2 है, ये हमें पता कैसे चलेगा, है ना? निकालेंगे कैसे कॉमन डिफरेंस? निकालना आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो, पहले समझो, बातों को समझो। एक और मैं आपको सीक्वेंस देता हूँ, देखो एक और सीक्वेंस देता हूँ। 5, 9, 13, 17, 21, 25, एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखो कि 5 में जब हमने 4 ऐड किया तो हमें 9 मिला। 9 में जब हमने 4 ऐड किया तो हमें 13 मिला। 13 में जब हमने 4 ऐड किया 17 मिला। 17 में 4 ऐड किया तो 21 मिला। 21 में 4 ऐड किया तो 25 मिला। मतलब हम कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर कर रहे हैं जिससे हमें अपना नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, प्रीवियस टर्म में +4 किया तो नेक्स्ट टर्म मिला। फिर इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम एक फिक्स्ड नंबर से सारे के सारे टर्म्स को एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, एक फिक्स नया टर्म मिल रहा है। तो जो फिक्स्ड नंबर है वो है +4, मतलब डी है +4। ओके, डी है अपना +4। अभी समझो कि भाई कॉमन डिफरेंस तो समझ में आ गया है। मतलब जिस फिक्स्ड नंबर से ऐड करने के बाद हमें एक नया टर्म मिलता है। जिस फिक्स्ड नंबर से जब हम प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो हमें नया टर्म मिलता है। प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो नया टर्म मिलता है। प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो नया टर्म मिलता है। ठीक है, तो उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। आप कॉमन डिफरेंस ऐसे भी कह सकते हो कि भाई देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा देखो डेफिनेशन में बोला है कि बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव, ओके देखो, बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2। ओके देखो, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है। 4 - 2 कितना होता है, 2। फिर 4 और 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखो, 6 - 4 कितना है, 2। फिर 8 और 6 के बीच में डिफरेंस देखो, 8 - 6 कितना होता है, 2। या फिर ऐसे कह सकते हो 6 - 8 होता है -2। फिर 2 - 4 होता है -2। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तुमने देखा कि भाई हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, भाई 2 ही आ रहा है, तो तब ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। जिस सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर मैं देखो 18 - 16 करता हूँ तब भी 2 मिल रहा है, 12 - 10 करता हूँ तब भी 2 मिल रहा है, 8 - 6 कर रहा हूँ तब भी 2 मिल रहा है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और इस तरीके के सीक्वेंस को हम कहते हैं अपना एपी। ओके, अब भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन एपी का सीक्वेंस कैसा होता है, मतलब लिखने का तरीका कैसा होता है एपी। ठीक है, तो देखो भाई कैसे होता है। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। ठीक है, मान लिया भाई अपना जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। इक्वल टू डी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई एपी कैसे चलता है। एपी वैसे चलता है कि भाई प्रीवियस टर्म में जब तुम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो तो तुमको नया टर्म मिलता है। तो देखो, देयरफॉर एपी इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म लिखा, कॉमा दे दो। सेकेंड टर्म कैसा होगा, प्रीवियस टर्म, मतलब ए में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा कितना, फिक्स्ड नंबर जो कि है डी। ये अपना सेकेंड टर्म हो गया। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म, मतलब ए प्लस डी में तुम्हें फिर से डी को ऐड करना है, ये हो गया थर्ड टर्म। फिर फोर्थ टर्म क्या होगा, प्रीवियस में मतलब ए प्लस डी में तुम्हें फिर से और एक डी ऐड करना है, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। और फिर फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिंपल है, प्रीवियस टर्म मतलब इसमें तुमको फिर से डी ऐड करना है, तो
ए प्लस डी प्लस डी, इसमें फिर से और एक डी ऐड करना है, ऐसे करते चलता जाएगा ये। ओके, तो इसको भी ऐड करो, तो ये ए तो ए रहेगा, ए प्लस डी होगा ये, ठीक है, ए प्लस डी है, ये कितना होगा ए प्लस डी मतलब 2d, ये 3d हो जाएगा, ए प्लस 3d, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 4d। ओके ओके, क्लियर है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 0d लिख सकता हूँ, कॉमा इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 1d, लिख सकता हूँ या नहीं बताओ, लिख सकता हूँ या नहीं बताओ, ए प्लस 1d लिख सकता हूँ, और बाकी का तो भाई सेम टू सेम होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, अभी ऐसा लिखने का मतलब क्या है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई कि इसके साथ भी d है लेकिन उसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये कैंसिल हो, मतलब ये रहता नहीं वैल्यू, ये टर्म नहीं रहता, तो अपना ये रहता है, a प्लस 0 कितना होता है 0a होता है ना, a प्लस 0 a होता है। ठीक है, तो मैं बस ये दिखाना चाहता था कि भाई ये मैं सोचना कि a के साथ कोई d नहीं है, इसमें भी a के साथ d है लेकिन वो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर भी d है लेकिन कितना d है, यहाँ पर सिर्फ एक d है इसलिए 1d लिखा, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 3, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टर्म कौन सा है, अपना फर्स्ट टर्म है ये, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ आवर सेकेंड टर्म, दिस इज़ आवर थर्ड टर्म, दिस इज़ आवर फोर्थ टर्म, दिस इज़ आवर फिफ्थ टर्म। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a1 इक्वल टू ए प्लस 0d मतलब a। ठीक है, a2 कितना है a प्लस 1d मतलब a प्लस d, फिर a3 कितना है a प्लस 2d, a4 कितना है a प्लस 3d, और a5 कितना है a प्लस 4d। अब गौर से जब तुम देखोगे तो तुमको देखने को मिल रहा है, तो जब तुम a2 निकाल रहे हो तो d के साथ एक कम है, मतलब 2 नहीं है 1 है। जब तुम थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो d के साथ 2 है, जब तुम फोर्थ निकाल रहे हो तो d के साथ 3 है, एक कम है। जब तुम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तब तुम्हारा d के साथ 4 है, मतलब 5 से एक कम है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि भाई a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या नहीं लिख सकता क्या ऐसे मैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या 5 माइनस 1 इंटू डी। ज़रूर लिख सकता हूँ क्योंकि 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो और 4 माइनस 1 3 होता है, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0d। ओके, तो गौर से देखो अगर हमें a2 निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा a1 a प्लस डी, मतलब सिर्फ एक d होगा, और जब हमें a5 निकालना था तो हमारे पास a प्लस 4d है, मतलब एक कम है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या कि भाई मुझे बता दे a10 कैसे लिखूं, तुम बोलोगे भाई आसान है, a प्लस 10 माइनस 1 लिख दो इंटू डी मतलब a प्लस 9d। क्लियर हुआ। अच्छा, और एक बताता हूँ, अगर मैं आपको पूछूं भाई कि a100 बता दे, मतलब 100th टर्म बता दे, तो तुम क्या बोलोगे भाई आसान है, a प्लस 100 से एक घटेगा मतलब a प्लस 99d। ये होगा आपका आंसर। ओके, ये होगा आपका आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि अच्छा मुझे a59 बता दे भाई, तो तुम क्या बोलोगे भाई आसान है, a प्लस 59 में 1 माइनस कर दो इंटू डी मतलब a प्लस 58d। सो जो पूछा है उससे एक कम हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा है वहाँ से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको गौर से सुनना है।
आपने तो बता दिया कि ए 10 जो होगा वो ए प्लस 910 होगा, ये होगा, ये मतलब एक कम हो जाएगा। तो मुझे बता ए एन का वैल्यू क्या होगा, बता सकता है? ए एन का वैल्यू क्या होगा, बता बता बता, क्या हो सकता है बता, इनका यूज़ करके बता। ये जो तूने अभी ये जो किया है ना, इसका यूज़ करके तू बता सकता है क्या कि ए एन का वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, बता सकता है क्या? सोच सोच। तो इसका आंसर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक घटेगा, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 भी था, फिर -1। ठीक है, तो यहाँ पर n था, यहाँ पर n बिठेगा और -1। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? अरे भाई ये तो अब nth टर्म का फॉर्मूला है भाई। दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP, ये है इसका फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP भी कहते हैं। मतलब कि nth टर्म जो वैल्यू होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको ठीक ठाक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। सपोज आपको पूछा जाए कि भाई एक सीक्वेंस है, एक AP है। सपोज ऐसा कि भाई क्या बताऊँ, अच्छा भाई ये ले 5 10 15 20 ... मुझे बता कि इस AP का nth टर्म निकाल, इस AP का फाइंड nth टर्म निकाल, 18th टर्म निकाल और 100th टर्म निकाल के दिखा। निकाल भाई निकाल, फाइंड आउट करो ब्रो। हाउ विल यू फाइंड इट आउट? कैसे निकालोगे nth टर्म? अच्छा भाई इसको nth टर्म लिख देता हूँ, nth टर्म, 18th टर्म एंड 100th टर्म। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? पहले देखो तुमको चाहिए क्या क्या। तुम्हें चाहिए होता है, तुम अगर गौर से देखोगे तो कोई भी टर्म निकालो, तुमको A और D तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट टर्म निकालो या फिर 100th टर्म, 10th टर्म निकालो तब भी A और D चाहिए होगा। 100th टर्म निकालो तब भी A और D तो चाहिए होगा बेटे, चाहिए होगा बेटे, और कुछ नहीं है। और गौर से देखो, तब जब तुमको nth टर्म निकालना है तब भी तुमको A और D तो चाहिए होगा। इनके बिना तो nth टर्म निकलेगा ही नहीं, है ना? आइए फिर, तो मुझे बता इस सीक्वेंस को देखकर तेरा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? तो फर्स्ट टर्म होगा भाई ये, है ना? सबसे पहला वाला तो होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से A हो गया अपना 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? D कैसे निकाले? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सिंपल है, बताता हूँ कैसे निकालना है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे, तेरे को कॉमन टर्म मिल जाएगा। या फिर किसी भी टर्म से इसको माइनस कर दे, तेरे को कॉमन टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 से 5 माइनस करेगा तब भी तेरे को 5 मिलेगा। अगर तूने 20 से 15 माइनस किया तब भी 5 मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, AP में हर एक 2 कंसेक्यूटिव इन टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सेम नहीं, सेम। ओके, A मिल गया, D मिल गया, तो निकाल ले भाई अपना nth टर्म। रोमन 1 nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या? AN। और AN का फॉर्मूला क्या था? बता। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिठा दे, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। तो क्रॉस अभी निकाल इसका वैल्यू। 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा 5n माइनस 5, कैंसिल हो जाएगा, तो 5n इज द आंसर। ठीक है, तो nth टर्म का वैल्यू कितना है? 5n, ये है एक आंसर। और क्या निकालने के लिए बोला? 18th टर्म निकाल भाई। A18 इक्वल टू क्या होगा? क्या बोला था मैंने? एक घटेगा, मतलब A प्लस 17D। अगर तेरे को प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बस अपनी सुविधा अनुसार 18 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता है, जो आकर ऐसे आएगा 18 A प्लस 17D।
ए का वैल्यू है 5, 17 इंटू डी का वैल्यू भी 5 है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 85, मतलब 90 होगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा मुझे बता 18th टर्म का मतलब क्या था? हाँ याद आया, 18th टर्म का मतलब कि 18th पोजीशन में कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है। तो 18th पोजीशन पर जो टर्म है वो है 90। मतलब तू चल के जाएगा तेरे को 18th नंबर पर 18th पोजीशन में तेरे को 90 मिल जाएगा। ठीक है। और क्या बोला भाई? अरे कहाँ चला गया? 100th टर्म निकाल भाई, निकाल दे, आसान है। 100th टर्म कैसे निकालते थे भाई, बता सकता है? कैसे लिखते थे इसको? AN लिखते थे, सॉरी A100 लिखते थे। तो A100 मतलब क्या? A प्लस 100 माइनस 1, एक घटेगा, A प्लस 99D। A का वैल्यू बिठा दे, 99 इंटू 5 बिठा दे 49495। ये ले भाई। तो 100th पोजीशन पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू है 500। ठीक है, ओके, क्लियर है? अच्छा आ जा भाई, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें तेरे को बतानी बाकी है। क्या? टाइप्स ऑफ एपी। एपी के भी कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप है देखते हैं। पहला फाइनाइट एपी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट एपी, है ना? फाइनाइट एपी मीन्स एन एपी containing a finite number of digits, finite number of terms भी digits नहीं, terms। ओके, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा और एक बात, इंपॉर्टेंट बात है ये, a finite term has, sorry, अरे यार, a finite AP has a last term। क्या बोला मैंने? कि एक फाइनाइट एपी का एक लास्ट टर्म हमेशा होता है। अभी पता चलेगा तेरे को क्या है, देख। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, बस इतना तक ही है। ठीक है। अब देखो भाई 21 में जाकर ये ख़त्म हो गया। ये जो एपी है, प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 21 में जाकर ख़त्म हो गया। मतलब ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या? जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो अभी कितने टर्म्स है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इसका लास्ट टर्म कौन है? 21। सो 21 इज़ द लास्ट टर्म। तो हमेशा याद रखो भाई कि फाइनाइट एपी में हमेशा तेरे को एक लास्ट टर्म दिखेगा। इसके बाद है सेकंड टाइप ऑफ एपी, जो कि है इनफाइनाइट एपी। ज़्यादातर तेरे को इनफाइनाइट एपी भी देखने को मिलेगा। एन एपी containing an infinite number of terms। ठीक है, ऐसा एपी जिसका भाई टर्म्स का जो तो गिन ही नहीं सकता, इनफाइनाइट है भाई, चलता जा रहा है। ओके, तो भाई लिख ले एन इनफाइनाइट एपी डजंट हैव ए लास्ट टर्म। जाहिर सी बात है भाई, तू इसको गिन नहीं सकता, तो तू क्या खा के इसका लास्ट टर्म निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा भाई। तो इसका लास्ट टर्म तेरे को निकाल ही नहीं पाएगा भाई इसको। क्यों? बिकॉज ये चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो भाई तू कैसे बताएगा भाई इसका लास्ट टर्म कैसा होगा, कितना होगा? तो एक इनफाइनाइट एपी का कोई लास्ट टर्म नहीं होता। एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25 डॉट ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये है अपना इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आजा एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन। देख ले भाई क्वेश्चन क्या है। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an का वैल्यू गिवन है। देख
nth टर्म का वैल्यू तेरे को गिवन है। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई nth टर्म का वैल्यू अगर आपके पास हो तो आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म हो, 100th टर्म हो भाई, 59 हो, 18th हो, 17th हो, 15 हो, कुछ भी। ओके, हमें प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म गिवन है वो AP है, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हाउ विल यू फाइंड इट? तो भाई nth टर्म गिवन है तो किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई बहुत हवा चल रही है बाहर। अच्छा, तो हाउ विल यू फाइंड द टर्म? ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। A1 निकालो। A1 क्या होगा? 5 × 1 - 7। ठीक है, n की जगह पर 1 बिठाया बस। ओके, तो हो जाएगा -2। फिर n की जगह पर 2 बिठाओ तो हो जाएगा A2 = 5 × 2 - 7 मतलब 3। फिर n की जगह पर बिठाओ 3 तो मिल जाएगा A3 मतलब थर्ड टर्म, जो कि होगा 5 × 13 - 7 विच इज़ इक्वल टू 8। ओके, देन n की जगह पर 4 बिठाओ। A4 मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा 5 × 4 - 7 मतलब 13 बस। और एक लास्ट n का वैल्यू 5 बिठाओ तो A5 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, A5 ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4 टर्म से हो जाएगा, 4 टर्म्स से ही हो जाता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू से, बताओ। सीक्वेंस दिख रहा है कैसे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो सीक्वेंस लिखो। देयरफॉर सीक्वेंस जो है वो कैसा होगा? -2, 3, 8, 13, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट सीक्वेंस है ये। ठीक है, इन्फिनिट AP है। ओके, अब AP प्रूफ करेंगे कैसे? AP प्रूफ करने का तरीका कुछ ऐसा है, देखो क्या करना है। नाउ तुम्हें ये दिखाना है कि भाई A2 से A1 माइनस करोगे तो जो मिलेगा वो बराबर है A3 से A2 माइनस करने के बाद जो मिलता है। ठीक है, मतलब कि तुमको दिखाना है कि हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। मतलब A2 - A1 करो जो कि आ रहा है तुमको 3 - -2 = 5, और फिर करो A3 - A2 जो कि आ रहा है 8 - 3 जो कि आ रहा है 5। ठीक है, फिर लिखना है कि क्लियरली A2 - A1 बराबर A3 - A2। ठीक है, तो हमें पता है कि AP एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो यही हमारा हमें दिखा कि भाई कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर है। ठीक है, हमने चेकआउट किया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लियरली दिस, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन AP। द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो AP प्रूफ करने का तरीका क्या है? सिंपली अगर A2 - A1 और A3 - A2 बराबर होता है तो तुम कह सकते हो भाई AP में है, और अगर बराबर नहीं आता है मतलब वो AP में नहीं है। ओके, सीक्वेंस तो होगा लेकिन AP में नहीं होगा। तो देयरफॉर द फॉलोइंग इज इन AP। अभी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला, तो नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? अरे आसान है भाई, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर ऐसे डॉट 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 करते करते इक्वल टू D। ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस करो, फोर्थ से थर्ड को माइनस करो, मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करो तो तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो D हो जाएगा कितना? D कितना मिला था भाई यहाँ पर? 5। तो कॉमन डिफरेंस होगा अपना 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? सिंपली माइनस कर दो, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर दो, तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, अब देखो भाई D जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात लिख के रख सकते हो। कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और रैशनल। अच्छा, रैशनल नहीं, मैं रियल लिख देता हूँ। ठीक है, रियल। ठीक है,
अब रियल मतलब ज़ीरो भी हो सकता है, ओके, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, अनरियल नहीं होगा, नॉन रियल नहीं होगा, रियल हो सकता है, मतलब रूट भी हो सकता है, डी का वैल्यू रूट में भी आ सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, ओके सपोज, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात था ये, आपको मैंने बता दिया। अब देखो और एक क्वेश्चन, शो डैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय nth टर्म का वैल्यू है 3n² - 5 इज़ नॉट एन AP। ये प्रूफ करना है कि भाई जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म गिवन है वो सीक्वेंस AP नहीं है, ओके। कैसे करेंगे देखो, nth टर्म गिवन है तो कोई सा भी टर्म का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू 1, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा 3 × 1² - 5 मतलब -2, ओके। फिर n = 2 लिखो, फिर A2 हो जाएगा 3 × n मतलब 2² - 5 जो कि होगा 7। फिर n का वैल्यू 3 दे दे तो हो जाएगा A3 मतलब थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 3 × 3² - 5 = 22, ठीक है 22 है ना, हाँ। फिर n = 4 का वैल्यू होगा A4 जो कि होगा 3 × 4² - 5 जो कि होगा 43। अब क्या करना है, अब लिख दो सीक्वेंस कैसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म कितना है -2, सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 22, फोर्थ टर्म है 43, ओके। तो अब क्या करना है, मैंने जो बोला था कि A2 - A1 अगर A3 - A2 के बराबर होता है तब AP में होगा। तो A2 - A1 कितना है वे देख लेते हैं, 7 - -2 विल बी इक्वल टू 9, और A3 - A2 कर ले तो 22 - 7 जो कि आ रहा है अपना 15। तो क्लियरली तुझे देखने को मिल रहा होगा कि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, मतलब इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, और डिफरेंस बराबर नहीं है मतलब AP में नहीं है, बस यही तो प्रूफ करना था। हैंस द सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ठीक है, प्रूफ हो गया कि जो सीक्वेंस है इज़ नॉट एन AP, क्योंकि उनका बीच में जो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भाई बराबर नहीं है यार। तो कैसे हो सकता है भाई AP होने के लिए बराबर होना ज़रूरी है, ओके। ओके, अब देखो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि शो डैट दिस फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, क्या मुझे तुम बता सकते हो फाइंड इट्स 68th टर्म, बता सकते हो क्या अब तुम इसको बता सकते हो इसका 68th टर्म कितना होगा? कैन यू फाइंड इट? अच्छा मुझे बताओ 68 टर्म मतलब कितना? 68 टर्म, 68 टर्म मीन्स तो ए 68 होगा, ठीक है। 68 टर्म मतलब क्या? A68, और A68 का फॉर्मूला कितना होगा? A + 68 - 1 × D मतलब A + 67D। तो A हमें पता है, A कितना है? A है अपना फर्स्ट टर्म है 2, देखो फर्स्ट टर्म है -2 है, तो -2 लिख दे, प्लस 67 × D कितना है भाई? D अपना 5 है, तो 5, तो -2 प्लस ये हो जाएगा अपना 335 जो कि होगा 333 इज़ द आंसर, ठीक है, हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ भाई 68 टर्म नहीं भाई, अब तो मुझे बताओ भाई इसका 19th टर्म क्या होगा, बता सकते हो? अच्छा 18th टर्म कितना है बता सकते हो? 18th टर्म निकालो भाई। तुम बोलोगे भाई आसान है भाई, बहुत आसान है। 18th टर्म मतलब कि A18, और A18 का फॉर्मूला हमें पता है,
ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 17d। ए का वैल्यू -2 और 17 इंटू डी का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 85, मतलब 83 इसका आंसर। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट इसमें अभी है नहीं। तो भाई आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर आउट कर देंगे, तो चिंता मत ही करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।